अम्ल क्षारक एवं लवण के सेकंड पार्ट यानी द्वितीय पार्ट में आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है। अम्ल एवं क्षारक की जो कॉन्सेप्ट थे, अर्नियस कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बताया। साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेसिस यानी रासायनिक गुणधर्म अम्ल एवं क्षारक के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इसके साथ ही अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता के बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लासों में सीखा। और पिछले क्लास में हमने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था। वो क्वेश्चन था कि अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, अम्ल एवं क्षारक का अर्नियस कॉन्सेप्ट क्या है, और अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों में हमने आपको दिया था कि क्या होता है जब जिंक अम्ल के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, या चूना का जल कैसे दूधिया होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करने पर कैसे ये दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लग लाइन में प्रोवाइड करने से ये दूधिया कैसे हो जाता है। और इसके साथ ही अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें पीएच स्केल पे भी क्वेश्चंस दिए गए थे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इस चीज़ को अच्छा से समझ गए होंगे पिछले क्लास में, और इस बार जो क्वेश्चंस दिए गए थे पिछले बार उसका जवाब भी आप लिखकर लाए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लवण के बारे में पढ़ रहे हैं और लवण के अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो हमारे डेली यूजेस यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या दैनिक दिनचर्या में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके प्रिपरेशन यानी उसकी कैसी तैयारी हो सकती है, उसके दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सेकेंड पार्ट में जो महत्वपूर्ण यौगिक 10th क्लास के सिलेबस में है वो है सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजक चूर्ण कहते हैं। चौथा है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा NaHCO3। पांचवा है धोवन सोडा वॉशिंग पाउडर, धोवन सोडा Na2CO3 into 10H2O। और छठा जो यौगिक है जो हम लोग को उसके महत्व को पढ़ना है, प्रिपरेशन को पढ़ना है, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into half H2 या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, सेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी आधे मॉलिक्यूल्स ऑफ जल होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लवण क्या है। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं, बड़ा कॉमन नाम है सॉल्ट। यहाँ मैं तुमको आप सभी बच्चों को मैं बोल दूं कि हम लोग सॉल्ट से सिर्फ खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड तक ही सीमित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस से मिलकर बना है वो निश्चित रूप से सॉल्ट होगा। इसके अलावा आज जो हम लोग पहला जो यौगिक है जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला यौगिक है NaCl कॉमन सॉल्ट, खाने वाला नमक। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में यह नमक तैयार होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से
ये दोनों यौगिक आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करते हैं। एक अम्ल है और दूसरा क्षारक है और दोनों मिलकर के NaCl एक लवण और जल बनाते हैं। इस तरह से लवण की जो परिभाषा है वो हमारे सामने आ गई। लवण की परिभाषा अगर पूछा जाए कि लवण क्या है, तो आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो या वह रासायनिक पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक के मिलने से बनता है। आप इसका एग्जाम्पल देंगे तो अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल दीजिए, क्षारक में आप NaOH लीजिए और इन दोनों की अभिक्रिया कराकर आप सोडियम क्लोराइड और जल बना सकते हैं। कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग की बात हम लोग करते हैं। यूजेस, तो क्या नमक के बिना हम लोग की जिंदगी चल सकती है? यदि मैं इस सवाल को आपके सामने रखूं तो आप खुद कहेंगे कि नहीं सर, नमक के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि नमक ना हो तो आपके सारे स्वाद में पानी फिर सकता है। सारे स्वाद में पानी फिर सकता है। हम लोग कभी कहते हैं कि सब्जियों में नमक अधिक हो गया तो खराब, कम है तो खराब, कम है तो लिया जा सकता है, लेकिन ना हो तो लाख आप उसमें मसाले डाले हों सब्जियों में, लेकिन वो सब्जियों का स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नमक हमारे ज़िंदगी का अहम रोल है, न केवल भोजन में, बल्कि नमक हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में फ्लो करता है और उस इलेक्ट्रोलाइट्स के कारण जो हमारा नर्व्स है वो भी अच्छा से फंक्शन करता है। इसलिए हमारे शरीर में लवण का होना यानी सोडियम क्लोराइड का उचित मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। तो पहला उपयोग तो इसका हुआ भोजन में। दूसरा, नमक का उपयोग कई तरह के रासायनिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। कई तरह के रासायनिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि बनाने में किया जाता है। यानी नमक न केवल खाने के रूप में बल्कि कई रासायनिक पदार्थों को बनाने में भी उपयोग किया जाता है। नमक प्रयोगशाला में भी तैयार की जा सकती है, लेकिन प्रयोगशाला में जो नमक तैयार होती है वो थोड़ी बहुत मात्रा में, उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नमक की आवश्यकता हर किसी को है और कई तरह के रासायनिक पदार्थ भी बनते हैं। इसलिए लार्ज स्केल में अत्यधिक मात्रा में नमक का प्रिपरेशन यानी नमक की तैयारी समुद्र जल से होती है। हमारा देश 3 भाग समुद्र से घिरा हुआ है, यानी समुद्र यानी तटीय क्षेत्रों की हमारे देश में कमी नहीं है। तटीय कोस्टल एरियाज हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। तटीय क्षेत्रों में आसानी से वाष्पीकरण इवापोरेशन क्रिया से हम लोग नमक तैयार कर सकते हैं, यानी समुद्र के जल से नमक तैयार किया जाता है। हमारे देश में शुरू से ही नमक की जो प्रिपरेशन है वो समुद्री जल से हुआ है। शायद आपको याद होगा कि हमारे देश में दांडी मार्च महात्मा गांधी ने बच्चों ने किया था इस नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कानून लाया था जिसमें नमक पे ओवर टैक्सेशन बहुत अधिक उसमें टैक्स लगा दिया गया था, और इसी चीज़ को तोड़ने के लिए दांडी मार्च हुई थी 12 मार्च 1930 को। और महात्मा गांधी दांडी जो एक समुद्र के किनारे का स्पेस है, जगह है, जहां लोगों ने पैदल यात्रा करके महात्मा गांधी के साथ हजारों लोगों ने नमक की तैयारी करके नमक कानून को तोड़ा था। ये बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में कि नमक कानून को कब तोड़ा गया, दांडी मार्च क्यों हुई। इन तमाम प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं बड़े आसानी से यदि आप इस बात को जानते हो कि नमक दांडी नामक स्थान में बन रहा था, वहाँ लोगों ने, महात्मा गांधी ने जाकर नमक की तैयारी की थी। इसके बाद दूसरा यौगिक यानी दूसरा कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रिपरेशन है वो सोडियम क्लोराइड से किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन
यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन अगर किया जाए, फिर से सुनिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल का अगर विद्युत अपघटन किया जाए, तब ये विद्युत अपघटित होकर NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिटिक जो डिसोसिएशन होती है, उसमें एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। जब विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो कुछ चीज़ें कैथोड पे जमा होती हैं और कुछ चीज़ें एनोड पे जाकर जमा होती हैं। कैथोड और एनोड एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। जब हम Cl2 की बात करें तो Cl2 भी प्रोडक्ट के रूप में NaOH के साथ Cl2 भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। इंडस्ट्रियल एरियाज में निश्चित रूप से बाय प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाय प्रोडक्ट को भी वेस्ट नहीं करने दिया जाता है। वेस्टेज जो मटेरियल्स वेस्ट हो सकते हैं उसे वेस्ट नहीं होने दें, और अगर उसका इस्तेमाल संभव है तो हम उसे इस्तेमाल लाते हैं। यानी यहाँ Cl2 गैस और हाइड्रोजन गैस का भी हम उपयोग करेंगे, जो कि NaOH बनाने के क्रम में एक बाय प्रोडक्ट है। Cl2 एनोड पे बनता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पे बनता है। हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल ईंधन बनाने में, खाद बनाने में, खाद फर्टिलाइजर्स और अमोनिया बनाने में किया जाता है। यानी कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गैस का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो हाइड्रोजन गैस उपयोग करके उसे खाद बनाने में भी कर लें और अमोनिया बनाने कर लें, ताकि अमोनिया का फिर हम लोग फर्दर यूज़ कर सकें। और हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन कहते हैं, इसका ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल, क्लोरीन Cl2 गैस, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटाणुओं को मारने में किया जा सकता है। तो जहाँ वाटर्स के जो प्लांट होते हैं, वाटर प्लांट, जहाँ बिस्लेरी वाटर्स, ऐसे कई मिनरल्स वाटर बनते हैं, या जो सप्लाई वाटर होते हैं जो शहरों में जो सप्लाई की जाती है वाटर्स, उन वाटर्स के कीटाणुओं को मारने के लिए उसमें क्लोरीन गैस का उपयोग करवाया जाता है। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जल की स्वच्छता यानी जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। इसके अलावा Cl2 का इस्तेमाल पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग हम लोग कई चीज़ों में करते हैं, जैसे पाइप बनती है। कई ऐसे प्लास्टिक आइटम हैं जो पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह का पॉलीमर है, में इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीमर्स PVC बनाने में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल इंसेक्टिसाइड यानी कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट है यहाँ CFCs, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मार्केट या ट्रेड नेम है फ्रियोन गैस। फ्रियोन गैस का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर्स एवं एयर कंडीशनर में किया जाता है। यानी कि एक प्रोडक्ट्स के कई बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के साथ इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा सकता है। NaOH का इस्तेमाल धातुओं से ग्रीज हटाने, जहाँ गाड़ियों की सर्विसिंग होती है गैराज में, तो जब जो गैराज के जो मैकेनिक होते हैं, ये मैकेनिक निश्चित रूप से जब सर्विसिंग करते हैं गाड़ी को, तो उन गाड़ियों, उन व्हीकल्स में जो ग्रीस लगे होते हैं वो बिल्कुल क्लीन वो करते हैं,
उसके बाद वो पुनः नए ग्रीस यानी एकदम न्यू ग्रीस वो सभी चीज़ों में डालते हैं, तो वो ग्रीज आसानी से हट जाए, बहुत आसानी से हट जाए, ताकि उसे काम करने में सुविधा हो। गाड़ियों के जो पार्ट पुर्जे हैं इंजन्स के, वो बहुत साफ सुथरा हो जाए। इसके लिए गैराज के जो मैकेनिक्स होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा NaOH का इस्तेमाल साबुन बनाने में भी किया जाता है। अपमार्जक, साबुन को सॉप कहते हैं और अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, यानी डिटर्जेंट्स, सॉप एंड डिटर्जेंट्स में किया जाता है। और इसके अलावा कागज उद्योग में कागज लुगदी से तैयार किए जाते हैं, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं लुगदी, उसमें कुछ एसिडिक इम्प्योरिटीज होते हैं, और उस एसिडिक इम्प्योरिटीज, अम्लीय जो अशुद्धताएं होती हैं, उस एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कागज उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो रासायनिक पदार्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा कॉमन नेम है। बरसात के दिनों में हमारे आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ मुफ्त में सरकार के द्वारा ये हम लोग को प्रदान की जाती है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर ले जाओ अपने कुएं में डालो। बड़ा कॉमन चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर, बड़ा सुना सा भी लगता है। और ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रिपरेशन है वो बूझे हुए चूने से किया जाता है। बूझे हुए चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बूझा हुआ चूना नहीं कहते। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल का प्रवाह करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लैक्ड लाइम या बूझा हुआ चूना कहते हैं। स्लैक्ड लाइम या बूझा हुआ चूना कहते हैं। और इस स्लैक्ड लाइम में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, दिस इज द फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, और इसका निर्माण होता है और साथ में जल के अणु बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल बहुत ही एक उपयोगी रासायनिक पदार्थ है, और निश्चित रूप से हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व। दैनिक जीवन में इसके महत्व को समझने के लिए इसके उपयोग को समझना जरूरी है। पहला उपयोग मैंने लिखा है यहाँ, पीने के जल के जीवाणु को मारने, जहाँ से आपकी घरों में वाटर सप्लाई होती है, या कुआं के जल को, चापाकल ट्यूबवेल के जल को, तालाब के जलों को, नदियों में, कई जगहों में हम पीने के जल को शुद्ध करने के लिए या उसके जीवाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उद्योग में यानी केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज, हमारे देश में केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में हमारे देश की स्थिति अच्छी है। हम लोग आज बहुत अत्यधिक मात्रा में केमिकल्स बनाते हैं, और उस केमिकल्स को बनाने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उपचायक, इसको हिंदी में उपचायक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसके कारण ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ? रासायनिक उद्योग में। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम लोग गर्मी के दिनों में सूती के कपड़े पहनते हैं, लिनेन के कपड़े भी पहनते हैं। जाड़े के दिनों में लिनेन, सूती, इन तमाम ये जो कपड़े हैं सूती और लिनेन के कपड़े, तो इनकी अपनी एक नेचुरल कलर होती है, लेकिन इसे हमें इसका रंग को उड़ाना पड़ता है, और रंग को उड़ाने के बाद इस पे मनचाहा रंग डाई के द्वारा डाला जाता है। तो उसके नेचुरल कलर को सबसे पहले हटाया जाता है।
तो नेचुरल कलर जो सूती यानी कॉटन जो कॉटन के धागे से जो बनते हैं उसकी नेचुरल कलर्स को हम अगर हटाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर उसके नेचुरल कलर को हटा देता है, उसके बाद ये कलरलेस बन जाता है। फिर इस पे मनचाहा कलर डाइस डाल करके इसे किया है। और एक लास्ट पॉइंट जो है व्यंजक चूर्ण के इस्तेमाल का, वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग के साथ भी ऐसा ही बात है। कागज उद्योग में कागज जो तैयार होती है वो घास और बांस और उसकी लुगदी बनाई जाती है और नेचुरल सब्सटेंस की अपनी एक नेचुरल कलर होती है और उस नेचुरल कलर्स को फेड, आप ऐसे समझें, साधारण भाषा में समझें कि उसके रंग को हम उड़ाना चाहते हैं, उसको कलरलेस बनाना चाहते हैं, उसको रंगहीन बनाना चाहते हैं। तो वैसे कंडीशन में हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके उसके नेचुरल कलर्स को हटाते हैं या कलरलेस बनाते हैं। फिर वो वाइट ज़्यादा अच्छा होता है। फिर वो पेज से कागज उद्योग में कागज तैयार होता है। चौथा जो रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शुरू से कई बार जो हलवाई काम करते हैं घरों में, उत्सव प्रोग्राम होते हैं या होटल में, तो हलवाई प्राय इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि अरे खाने वाला सोडा डालना है उसमें। खाने वाला सोडा को ही हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं बच्चों। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे अभी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर इसे मेल्टिंग पॉइंट्स के आधार पर इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, लेबोरेटरीज में अलग हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। तो खाने वाले सोडे का इस्तेमाल अगर आप सबों से पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि सर चाट में डाला जाता है, सर बूंदिया बनता है वहाँ डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है, तंदूरी रोटी बनाने में भी की जाती है, कई जगहों में वह निमकी बनाने में की जाती है। झारखंड में हमारे यहाँ निमकी बहुत फेमस है, तो निमकी वगैरह में भी डाली जाती है। कई जगहों में खाने वाला सोडा का प्रयोग होता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमने लिखा भी है, वो है पकोड़े को खस्ता बनाने में। इमेजिन कीजिए कि आप किसी होटल में जाते हैं और आपको पकोड़ा दी जाती है और वो पकोड़ा खस्ता नहीं हो, वो थोड़ा सॉफ्ट हो, आप खाएं तो दब जाए दांत से, तो क्या मज़ा आएगा क्या? निश्चित रूप से मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पकोड़ा खस्ता हो, अगर वो पकोड़ा खस्ता हो तो आपको अच्छा लगेगा खाने में भी, और दोबारा भी आप उस होटल में विजिट करेंगे, दोबारा भी आप उस मिष्ठान भंडार में विजिट करेंगे और जाकर उसको खाएंगे, क्योंकि उसका पकोड़ा खस्ता है। तो भाई ये पकोड़ा खस्ता के पीछे राज क्या है? तो राज ये है कि जब उसकी रेसिपी तैयार होती है तो उस पकोड़े में ये खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, यानी खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर NaSCO3 पकोड़े को खस्ता बनाता है। और एक दूसरा उपयोग लिखा हुआ है एंटासिड के रूप में। एंटासिड हम लोग का जो खान पान है वो कभी कभी पार्टियों में देर सवेर हो जाती है, या आप ज़्यादा खा लेते हैं या मसालेदार खा लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस भोजन अगर आप ले लेते हैं, या आप लंबे समय तक आप भूखे रह जाते हैं, कभी
12 बजे तक आपने किसी कारणवश नहीं खाया तो पेट में एसिडिटी हो जाती है। पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को ही हम हिंदी में कहते हैं अम्लीय। तो कहते हैं कि पेट में अम्ल हो गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया। तो एसिडिटी अगर हो जाए तो बेकिंग पाउडर को अगर आप घोल बना के पी लेते हैं तत्काल तो आपकी एसिडिटी समाप्त हो सकती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि एसिडिटी को पेट की एसिडिटी को, पेट की अम्लीयता को हम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के द्वारा हम अपने शरीर की एसिडिटी यानी फिर पेट की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। यानी ये एंटा एसिड के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा उपयोग जो बेकिंग सोडा का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। सोडा अम्ल अग्निशामक, जिसको एसिड सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं। आप बैंक में जाएं, किसी भी कार्यालय में जाएं, ऑफिस में जाएं या ट्रेन में या बसों में, आप फायर एक्सटिंग्विशर्स एक सिलेंडर शेप का आकार का आप देखे होंगे लगा हुआ, उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है और उसकी जो कुंडी होती है, नोब होती है ना, वो खोली जाती है। तब वो नोब से सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में, दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलते हैं, जो कि लगी हुई आग को बुझाने का कार्य करता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। पांचवा जो यौगिक है, धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोवन सोडा, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम धोने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने वॉशरमैन को देखा होगा कि वो बड़े बड़े ट्रंक में बहुत सारे कपड़े डालते हैं, फिर उसमें धोने वाले सोडा डाल देते हैं, रात भर वो फूलता है, फिर सुबह वो घाट पर ले जाकर साफ करते हैं और कपड़े बहुत अच्छा साफ भी हो जाते हैं। निश्चित रूप से धोवन सोडा ही पहले एक रासायनिक पदार्थ था जो बाजार मार्केट्स में मिलती थी और उसे लोग खरीद के डायरेक्ट यूज करते थे। लेकिन अब इसका रूप थोड़ा बदला है और इस धोवन सोडा को अलग से हम लोग वॉशिंग पाउडर के रूप में, ट्रेड नेम के साथ वो सर्फ के रूप में, व्हील के रूप में, कई मार्केट में घड़ी डिटर्जेंट्स कई रूप में ये मिक्स करके आते हैं। तो इसी धोवन सोडा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस धोवन सोडा को जब प्रिपरेशन है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म करने से प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और उस बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तब ये कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ लिखा हुआ है ये वॉशिंग सोडा का सूत्र नहीं है, क्योंकि इसमें 10H2O भी है। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O भी है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब ये 10H2O इसमें कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इसके लिए केमिस्ट्री में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ क्रिस्टलीकरण की जाती है और क्रिस्टलीकरण करने के बाद ये वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 इंटू 10H2O में कन्वर्ट हो जाता है। वॉशिंग सोडा का उपयोग की बात जब हम लोग करें, यूजेस की बात करें, तो सबसे पहला यूज है कपड़े को धोने में। यही मैं आपको बता दूं कि केवल कपड़े को धोने के लिए हम लोग वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल या धोवन सोडा का नहीं करते। इसके अलावा आप घरों की साफ सफाई भी इससे कर सकते हैं।
खासकर टाइल्स और मार्बल्स के जो कॉर्नर्स होते हैं, टॉयलेट्स के जो कॉर्नर होते हैं, वो कॉर्नर्स में काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है या उसका कलर चेंज हो जाता है। तो वहाँ आप धुवन सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। धुवन सोडा वहाँ की सारी गंदगियों को रगड़कर मिटा सकते हैं। आप उसमें डाल करके आप अगर रगड़ेंगे, निश्चित रूप से वो जो जमी हुई गंदगी है वो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा और आपका टाइल्स चमकेगा। यानी धुवन सोडा का उपयोग कपड़े धोने के साथ साथ घरों की साफ सफाई भी आप उससे कर सकते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। कांच यानी शीशा यानी ग्लास, खिड़कियों के जो ग्लास होते हैं उसको बनाने में भी धुवन सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने में भी किया जाता है और कागज उद्योग में इस एसिडिक इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, अम्लीय अशुद्धताएं जो होती हैं कागज की लुगदियों में, उसे हटाने के लिए धुवन सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। और एक है बोरेक्स बनाने में आप सभी कैरम खेलते होंगे, तो कैरम में हम लोग बोरिक एसिड या बोरेक्स डाल के उसको स्मूथ करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने ज्वेलरीज की दुकान में विजिट किया होगा तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सोनार जो होते हैं, वो जेवर को जोड़ने का कार्य वो एक वाइट कलर का मटेरियल से करते हैं। वाइट सफेद रंग का सबस्टांस पदार्थ होती है, उससे वो करते हैं। आप देखे भी होंगे। जो सफेद रंग का जो पदार्थ है उसे आप उसका नाम पूछिए तो वो उसका नाम सुहागा बताएंगे। उसी सुहागा को ही हम यहाँ रसायन में बोरेक्स के रूप में जानते हैं। और इस बोरेक्स का इस्तेमाल जेवर दुकान में की जाती है और इसे जेवर साफ भी शायद किए जाते हैं और जोड़े भी जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता यानी हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर दो तरह के होते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस तो बॉइलिंग से हट जाता है वाटर का, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण होता है, इस अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है धुवन सोडा। इसके अलावा अभी हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड है आपके सिलेबस का इस चैप्टर का, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसे हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का सूत्र है। और जिप्सम को 373 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं तब इसके 3/2 यानी 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर्स इसके रिमूव हो जाते हैं और CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप सभी बच्चे अवगत होंगे, आप लोग देखे भी होंगे कि कई लोगों की हड्डियां टूटती हैं एक्सीडेंट से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से गिर करके। बच्चे छोटे रहते हैं, वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद अपने हाथ पैर को तोड़ लेते हैं। वैसी स्थिति में वे जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आप देखेंगे कि उसके हाथ या पैर में प्लास्टर किया हुआ है। जो प्लास्टर किया हुआ है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये प्लास्टर जब कर दी जाती है, असल में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बिकॉज ये क्विक सेटिंग होते हैं। क्विक सेटिंग का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ये सेट कर जाते हैं। क्विक सेटिंग का मतलब हुआ ये बहुत जल्दी सेट कर जाते हैं, यानी विदिन 2 to 5 मिनट्स ये जो है वो सेट कर जाते हैं। और आपकी जो टूटी हुई हड्डी है उसको डॉक्टर सेट करके उसके ऊपर ये प्लास्टर कर देते हैं, ताकि जो टूटी हुई हड्डी है वो एक ही जगह पर स्थिर रह सके और बाद में उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होकर पुनः वो हड्डी या बोन्स ठीक हो जाता है। यानी टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए हम
डॉक्टर्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं हड्डी के डॉक्टर, वो प्लास्टर करते हैं और जिस रासायनिक पदार्थ से वो प्लास्टर करते हैं उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा अगर खिलौना और सजावट के सामान की बात करें तो कई तरह के खिलौने जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं और सजावट के भी सामान, कई तरह के सामान जो सजाए जाते हैं घरों के अंदर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किए जाते हैं। इसके फ्रेम होते हैं, उसमें फ्रेम में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस साम के डाल दिया जाता है उसके पेस्ट बना करके, और वो मनचाहा खिलौना, मनचाहा सजावट के सामान बनाए जाते हैं। कई जगहों में इनकी मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, हालांकि धार्मिक जो मूर्तियां होती है जिसकी विसर्जन की जाती है, वे सारी मूर्तियां भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई गई थी, लेकिन इन्वायरमेंटल एक्ट के तहत पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए इसको बैंड किया गया था, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां होती हैं वो विसर्जन के बाद वो गलती नहीं, वो वाटर में डिस्पोजेबल 100% नहीं हो पाती, जिसके कारण इस पर बैन लगा था और जो विसर्जन की जो मूर्तियां होती हैं वो इससे नहीं बनते। लेकिन इसके अलावा सजावट के कई सामान बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। और एक जो अंतिम पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि घर की दीवार को चिकना बनाने में, घर की दीवार अगर आप प्लास्टर करते हैं अपने घरों में तो सीमेंट या बालू का जो इस्तेमाल होता है, तो प्लास्टर के बाद आप देखेंगे कि आपकी दीवार स्मूथ नहीं होती है। तो स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए घर की दीवार की सतह पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की जाती है ताकि वो काफ़ी सुंदर लगे, अच्छा लगे। और आज के ट्रेंड्स में इसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये घर की दीवार की सतह को चिकना करने के लिए, यानी बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में होने लगा है। अब हम क्वेश्चन आवर में आते हैं और बच्चों कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो इन 6 यौगिकों से रिलेटेड है, उसको आप लिख लें क्वेश्चंस को और नेक्स्ट क्लास में आप इसका आंसर लिख कर लाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड, पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बनाने के क्रम में कैथोड पे क्या क्या बनता है और एनोड पे क्या बनता है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए कि इस दौरान में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के क्रम में क्लोरीन बनती है, क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है। सोडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का 3 उपयोग को लिखें। बेकिंग सोडा का 3 उपयोग लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग को लिखें। धुवन सोडा का 3 उपयोग लिखें। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। आप देखें कि ब्लीचिंग पाउडर्स का इस्तेमाल कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल सूती एवं लिनन के कपड़ों के व्यंजक में किया जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे रासायनिक पदार्थ बनते हैं जिसमें ये ऑक्सीकारक के रूप में, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लिख लें। व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इन तमाम चीज़ों को आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस को लिखकर आपको आनी है कल नेक्स्ट क्लास में, मैं उसे देखूंगा। अम्ल, क्षारक एवं लवण की तमाम टॉपिक का डिस्कस हम लोगों ने किया और इसके सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सारे प्रश्नों का जवाब लिखेंगे और साथ ही साथ जो भी वो बोर्ड वर्क हुआ उसे आप नोट करेंगे और
और इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, उस चैप्टर्स का आंसर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।